गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम आप लोग के लिए मॉडल प्रश्न पत्र केमिस्ट्री का सेट 1 लाए हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ, देखिए पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स in a body centered cubic BCC unit cell of a monoatomic elementary substance is। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हम किसे बोलते हैं, थोड़ा बना दे रहे हैं हम, है ना। देख लीजिए आप, सबसे पहले एक यूनिट सेल बना लेते हैं इस टाइप से। ये है यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल किसे बोलते हैं, जिसके 8 कोना में 8 पार्टिकल होता है इस टाइप से। 8 कोना में 8 पार्टिकल, 8 कोना में 8 पार्टिकल होने के साथ साथ बीच में मिडिल में भी एक पार्टिकल होता है, तब हम उसको बोलते हैं बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितना आएगा बीसीसी में। तो देखिए 8 कोना में जो कोना में पार्टिकल होता है वो उस यूनिट सेल का 1/8 भाग उसको मिलता है, और जो मिडिल में है वो उसी का होता है। तो ध्यान दीजिए, जो कॉर्नर में है, कॉर्नर में जो पार्टिकल है वो कितना है, 8 है। तो कॉर्नर में पार्टिकल हो गया आपका 8। अब 8 में से उसको कितना भाग मिलेगा, 1/8। तो 1/8 मतलब 1 आया। 1 मतलब 8 जो पार्टिकल कोना में है उसमें से उसका कितना एटम निकल के आएगा, 1। और 1 और मिडिल में 1 तो है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। तो बॉडी सेंटर्ड में जो यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम जो निकल के आता है वो कितना होता है, 2। वो होता है 2। आपको बता दें 1 किसका होता है, 1 होता है सिंपल यूनिट सेल का। 1 किसका होता है, सिंपल यूनिट सेल का। सिंपल यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 1। और 4 होता है एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का। और एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर, है ना, इन सेंटर्ड। इन सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 2 के बराबर ही होता है। लेकिन आपसे किसके बारे में पूछा है, बॉडी सेंटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 एटम। चलिए अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा है, देखिए बोलता है मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। और मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देख लीजिए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। तो आपका तो नीचे जो भी है भी, वो कितना आ जाएगा, 2 लीटर। ऊपर में आपको निकालना क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। किसका नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट का। तो आपको बता दें जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। तो गिवन मास हो जाएगा आपका 40 ग्राम। और मोलर मास कितना होगा, NaOH का मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। मोलर मास NaOH में से Na का होता है आपका 23, ऑक्सीजन का होता है आपका 16 और हाइड्रोजन का होता है आपका 1, मतलब टोटल आ जाएगा 40। तो मोलर मास कितना निकल के आएगा, 40। गिवन मास कितना दिया हुआ है, 40, और वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर। तो चलिए अब फॉर्मूला बिठाते हैं कि जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भागा वॉल्यूम इन लीटर। लीटर यहाँ पे L लिखा हुआ है ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये L है लीटर। तो निकाल लेते हैं। तो जो मोल्स होता है, मोल्स, उसका फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास दिया हुआ है 40, मोलर मास है आपका 40। तो 40 से 40 भगा देंगे मतलब 1। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है आपका N, नंबर ऑफ मोल्स वो कितना निकल गया, 1। तो अब यहाँ बिठा देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 2 लीटर। अब दो ये L लीटर है ना, 2। अब अगर हाफ का मतलब कितना आएगा जी, 0.5। तो आपका मोलारिटी का आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.5 यानी ऑप्शन ए। तो मोलारिटी आपका जो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मोलारिटी कितना निकल के आएगा, ऑप्शन ए, मतलब 0.5। इसका SI मात्रक भी लिख लीजिएगा, आपको पूछ सकता है कि मोलारिटी का SI यूनिट क्या होता है। तो इसका SI यूनिट होता है मोल पर लीटर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपको एक सवाल दिया गया है, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन में आपको बताना है कि रिएक्शन किस
साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, मतलब कौन सा नेम रिएक्शन है यहाँ पे? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ठो नेम रिएक्शन दिया गया है। एक फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एक उर्ज रिएक्शन, दूसरा है फिटिक रिएक्शन और चौथा है उर्ज फिटिक रिएक्शन। आपको बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है इन चारों में से। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लीजिए, ये जो है ये क्या है? ये हेलो एल्केन है। अब ये हेलो एल्केन का रिएक्शन किसके साथ है? सोडियम मेटल, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। और क्या बना दिया देखिए, ये कौन सा हेलो एल्केन अगर देखिएगा तो ये है ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन। और ब्रोमोमीथेन का सोडियम के साथ रिएक्शन अगर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो हमको बन रहा है इथेन, मतलब मीथेन से बन गया ब्रोमोमीथेन से बन गया इथेन, मतलब हायर एल्केन बन रहा है। ये जो रिएक्शन है ये किस रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है? ये उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन है। उर्ज रिएक्शन में हेलो एल्केन बोलिए आप, या फिर इसको एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। जब कभी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर किया जाएगा तब हायर एल्केन बनेगा। अगर मीथेन है यहाँ पे तो यहाँ पे बनने वाला है इथेन, है ना। अगर यहाँ पे इथेन होगा तो उसका डबल ब्यूटेन बनने वाला है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये उर्ज रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल के आगे ऊपर बढ़ते हैं, चलिए। अब चलिए चौथा सवाल क्या बोलता है? when aqueous solution of NaCl is electrolyzed the product obtained at cathode is। जब NaCl को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है, NaCl का कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब रुक जाइए, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि वहाँ पे NaCl के साथ H2O भी रहेगा। जब इसको हमको क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइज, मतलब तोड़ना है करंट दे करके, है ना, इलेक्ट्रोलाइज्ड करना है। तो इलेक्ट्रोलाइज्ड करने पे बोलता है कौन सा प्रोडक्ट, उत्पाद बनेगा कहाँ पे? कैथोड पे। कैथोड पे कौन सा उत्पाद बनेगा ये हमको जानना है, ठीक है, कैथोड पे। तो आपको बता दें कैथोड पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, वो होता है हाइड्रोजन। कौन सा प्राप्त होता है? वो होता है हाइड्रोजन। और एनोड पे प्राप्त होता है क्लोरीन। याद रखिएगा आप, यहाँ पे आपको कैथोड का पूछा है तो बता दे रहे हैं कैथोड का होता है हाइड्रोजन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। और यहाँ पे एनोड का भी पूछ सकता है आपको, तो एनोड पे जो ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट वो होता है क्लोरीन। ये भी आप याद रखिएगा, है ना, पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑफ आयरन। आयरन मतलब Fe, है ना, आयरन मतलब क्या है? Fe आयरन का और क्या है? अयस्क, मतलब आयरन किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो आप बता दें आयरन का जो अयस्क होता है वो होता है हेमेटाइट। और हेमेटाइट का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। और आप बता दें आयरन का और एक अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट, और उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। दोनों और होता है यहाँ पे आयरन का, एक होता है हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट, है ना। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला ये वाला और हेमेटाइट का फॉर्मूला ये वाला। तो अब दोनों ही याद कर लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए एक और एक ऑप्शन दिया हुआ है बॉक्साइड। बॉक्साइड का जो और होता है, बॉक्साइड किसका और होता है? बॉक्साइड से हमको क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम। ये भी आप याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है कि एल्युमिनियम का और क्या है? एल्युमिनियम का एस क्या होता है? बॉक्साइड, है ना, ये भी आप याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं 6 सवाल के ऊपर। छठा क्या पूछा है कि द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है। अब ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं हम लिख दे रहे हैं। ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स होता है वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ये 5 एलिमेंट देख रहे हैं, ये ग्रुप 15 का है। और इसमें से क्या आपको बताना है? इसमें से हाइड्राइड बनेगा। हाइड्राइड का मतलब है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाना। 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है यहाँ पे, NH3, PH3, AS3, फिर SbH3। आपको बिस्मिथ का नहीं दिया हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो बता दे रहे हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है NH3। ये स्टेबल होने का मेन रीज़न क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। अगर कोई चीज़ स्टेबल होगा तो वो फट से टूटेगा भी नहीं, ये भी याद रखिए। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा? हाई होगा, है ना। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा? हाई होगा। और स्टेबिलिटी का घटने का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा NH3, उसके बाद PH3, इस टाइप से वो घटता है, ये ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है NH3, उसके बाद PH3, फिर ASH3, फिर SbH3, उसके बाद ये होगा, है ना। तो अब याद रख लीजिएगा इसको भी। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 का आंसर हो जाएगा NH3, है ना, ये सबसे स्टेबल होता है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको बता दें ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट उसे बोलते हैं जिसके D सब सेल में
लास्ट डी सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लास्ट डी सब सेल में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा है कि इन चारों में से कौन नहीं है, इन चारों में से कौन नहीं है। तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं? जिसके बाहर में क्या होंगे? डी सब सेल में अनपेयर्ड होगा। अनपेयर्ड होने से ट्रांजिशन, मतलब अनपेयर्ड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो नॉट ट्रांजिशन। तो हमको ये चीज़ पता करने के लिए हमको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन करना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम कर लेते हैं Fe का। Fe का परमाणु संख्या होता है 26, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। तो 26 का सबसे पहले अगर आप लोग कन्फिग्रेशन करने जाओगे, हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, Fe का। किसका कर रहे हैं? हम लोग कर ले रहे हैं कन्फिग्रेशन Fe का। Fe का होता है कितना? Fe का आपका होता है, एटॉमिक नंबर होता है Fe का, रुक जाइए थोड़ा सा, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। कितना होता है Fe का? 26, है ना। तो 26 कर लेते हैं। इसका होगा 1s2, फिर 2s2, फिर होगा आपका 2p6, फिर होगा 3s2, फिर होगा 3p6, फिर होगा 4s2। अब गिन लीजिए कितना हो गया? 2 4, फिर हो जाएगा 10 12 18 20, और 26 में और कितना देना है? 3d6। अब d में जो ऑर्बिटल होता है वो देख लीजिए, हमको d में देखना है कि वो अनपेयर्ड है कि नहीं उसमें। तो d में ऑर्बिटल 5 होता है, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें 6 भरना है, तो 6 सबसे पहले आपको सिंगल सिंगल भरना है, ठीक है, सिंगल सिंगल। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आ जाएगा, फिर डबल करना है सिंगल करने के बाद 6। तो देखिए तो यहाँ पे आपको 4 अनपेयर्ड मिल रहा है ना। अगर अनपेयर्ड मिल गया मतलब ये ट्रांजिशन है, लेकिन हमको पूछा क्या था कि कौन सा ट्रांजिशन नहीं है। तो Fe तो है, तो ये तो नहीं होगा। अब दूसरा वाला क्या दिया है? मैग्नीज। मैग्नीज का बता दें, जो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है वो 25 मतलब यहाँ पे देख लीजिए, हम अगर करने जाएंगे, यहीं पे मिटा रहे हैं हम और करा रहे हैं। अगर मैग्नीज का करने जाएंगे Mn, रुकिए थोड़ा सा, अगर मैग्नीज का करेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा। तो देखिए अगर मैग्नीज का करने जाएंगे Mn का, है ना, तो Mn का जो एटॉमिक नंबर है, Mn का जो एटॉमिक नंबर देख लीजिए, Mn का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 25। तो देखिए यहाँ पे Mn का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 25 है। तो देखिए इससे पहले Fe का 26 था, तो 26 के यहाँ पे कितना आया था? 6। तो 25 के लिए क्या हो गया? कम हो जाएगा 5, एक 5। अब अगर 5 भी करेंगे तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही। पहले सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5, पहले 4 ठो मिला था, 5 अनपेयर्ड मिलेगा, मतलब ये भी ट्रांजिशन है, मतलब ये नॉन ट्रांजिशन नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा कौन है? क्रोमियम। क्रोमियम का 24 होता है, 24। तो 24 और एक कम करेंगे फिर भी आएगा, तो मतलब ये भी होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। बचा कौन गया? Zn। अब 3 ऑप्शन अगर नहीं हुआ तो Zn तो होना ही है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि ये है कि नहीं है। तो आपको बता दें Zn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 30। कितना होता है? 30। अब 30 का कर लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब गिन लीजिए तो 2 4 10 12 18 और 2 20, तो बचा कितना? 30 के लिए 3d में 10 आएगा। अब d में तो 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 और 5, और 5 में क्या आ जाएगा? 10 देना है। 5 में हमको 10 भरना है, तो पहले सिंगल 1 2 3 4 5। अब सिंगल है इसे अनपेयर्ड, लेकिन हमको देना कितना? 10, मतलब सब में डबल कर देना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सब में। तो इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा, सब में क्या हो जाएगा? डबल डबल डबल। 10 अगर 5 में आपको 10 भरना है तो डबल डबल देना ही होगा, मतलब एक भी अनपेयर्ड नहीं है। और अगर अनपेयर्ड नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? डी का आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बताना है कि ये कौन सा जो ये रिएक्शन हुआ है उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए, आपको रिएक्शन किसका कराना देख लीजिए, ब्रोमो इथेन का। ब्रोमो इथेन का रिएक्शन किसके साथ? अल्कोहलिक KOH। तो आपको बता दिए हेलो अल्केन है, और हेलो अल्केन का रिएक्शन कभी भी अगर अल्कोहलिक KOH के साथ कराया जाता है तो उसमें होता है बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन होने से क्या बनता है? एल्कीन बनता है, एल्कीन। बीटा एलिमिनेशन मतलब समझ लीजिए, ये ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है हम उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा। और उसके बाद वाले को हम बोलते हैं बीटा। अब बीटा में से निकलेगा हाइड्रोजन और अल्फा से जाएगा ब्रोमीन, मतलब यहाँ से निकल जाएगा H, बीटा से क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा, हाइड्रोजन H है ना, H निकल जाएगा, और अल्फा से निकल जाएगा ब्रोमीन, तो HBr बाहर चल जाएगा। अब देखिए तो बीटा में से H जाएगा तो है कितना? 3 ठो, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 ठो CH2। तो देख लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर यहाँ से CH3 में से एक H चल जाएगा तो बचेगा CH2, और यहाँ से भी Br चल जाएगा तो बच जाएगा CH2, लेकिन बनेगा क्या? एल्कीन। तो एल्कीन CH2 कौन वाला? ये वाला, ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। याद रखिएगा अल्कोहलिक KOH अगर
हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन होता है तो बीटा एलिमिनेशन होता है। और अगर यहाँ पे अल्कोहलिक ना होकर के एक्वस रहता है, एक्वस KOH, तो उसमें SN2 रिएक्शन होगा। तो आप लोग SN2 रिएक्शन को भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा कि कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। क्वेश्चन उसमें से भी पूछा जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या बोलता है, एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल कंट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल। तो देखिए हम आपको तभी बता दिए थे ना, यूनिट सेल जो है उसमें जो कॉर्नर में जो एटम होता है, कॉर्नर में उसको कितना भाग मिलता है, 1/8 भाग। कितना भाग, 1/8। तो 1/8 भाग इसको कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है इसको डिनोट करते हैं पाई से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CRT, जहाँ पे C क्या है कंसेंट्रेशन, R क्या है आइडियल गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसके ऊपर T क्या है टेम्परेचर। अब देखिए तीनों मल्टीपल में है ना, तो ये तीनों में से अगर कोई भी चीज़ बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है, बोलता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो क्या बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। सही है, देख लीजिए ये टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हैं, ये मल्टीपल में है मतलब इसका ये समानुपाती है, तो पाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए है ना। अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। आपको बता दें मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है एक मोल सॉल्यूशन कितना कंडक्टिविटी दे रहा है, कितना कंडक्टिविटी है एक मोलर सॉल्यूशन में, कितना कंडक्टिविटी है, उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का तब इंक्रीज करता है जब उसको डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं, उस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, पतला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मॉन्स प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ। आपको पता होना चाहिए मॉन्स प्रोसेस जो है वो किसको प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है निकल। वो क्या है, निकल है, निकल है ना। निकल को प्यूरिफाई करने के लिए मॉन्ड प्रोसेस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोलता है, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। आपको सबसे पहले कोवैलेंसी का मतलब पता होना चाहिए। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि वो कितना बॉन्ड बनाया है, ठीक है, कितना बॉन्ड बनाया है। तो ये अब कभी भी कोवैलेंसी पूछता है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। तो N2O5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लीजिए। N 2 है ना, N 2 है तो हम यहाँ बना दे रहे हैं। N 2 है तो N इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है ना, देख लीजिए आप इस टाइप से। फिर यहाँ दे रहे हैं हम ना, ये N2O5 का स्ट्रक्चर है। अब इसको पूछता है कि कोवैलेंसी कितना होगा, किसका, नाइट्रोजन का। एक नाइट्रोजन कोई भी पकड़ लो, 2 है यहाँ से, आप इसको पकड़ लीजिए। अब इसमें देखिए तो कितना बॉन्ड बनाया है वो, 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3 और 4। इसका मतलब इसका कोवैलेंसी कितना होगा, 4। आप ये भी याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है वो 4 होता है, कभी भी 4 से 5 नहीं होगा। तो गलती से भी आप कभी भी 5 नहीं दीजिएगा। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 4 से 5 क्यों नहीं हो सकता है। तो उसका आंसर यही है कि उसके पास डी सबसेल नहीं होता। कौन सबसेल, डी सबसेल उसके पास अब्सेंस होता है, ठीक है, डी नहीं होता है उसके पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस। आपको बता दें कलरलेस वही होता है जिसके डी सबसेल में, कलरलेस वही होगा जो ट्रांजिशन नहीं होगा। अब ट्रांजिशन कौन नहीं होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं होता, इससे पहले एक सवाल क्वेश्चन था ना, ट्रांजिशन एलिमेंट वो नहीं होता जिसके डी सबसेल में क्या नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसको करने के लिए तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। देख लीजिए आपको बता दें यहाँ पे टाइटेनियम है ना, टाइटेनियम का परमाणु संख्या होता है 23। कितना होता है, 23। अब 23 के लिए आप कर सकते हो कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, फिर होता है 3s2 3p6, फिर आएगा 4s2 20 हो गया। अब 23 के लिए 3d3। अब डी में 3 है, अब डी का ऑर्बिटल कितना होता है, 5। तो 1 2 3 4 और 5। अब 5 में 3 भरना है, 3 भर दिए हम। अब 3 में से देख लीजिए, अब ये हो गया 3D। अब 3D आपको क्या बोला है, टाइटेनियम 3+ है, 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन निकालना भी है आपको। ये तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। कौन बोला, 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6। अब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो s से निकल जाएगा, यहाँ से 2 चल गया,
तो 2 के बाद डी से कितना जाएगा 1 ठो, तो बचेगा कितना, इसके पास 2 बचेगा, 2 इसके पास 2 बचेगा। अब 2 बचेगा तो यहाँ पे 2 एम्पेयर तो रह गया ना, 2 एम्पेयर तो रह गया, मतलब ये कलरलेस नहीं है। अब अगर आप ऐसे करके वेनेडियम का करिएगा तो देखिए ये भी कलरलेस नहीं होगा, क्रोमियम का करिएगा ये भी नहीं होगा। जो कलरलेस होगा मतलब जिसके बाहर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा डी में, वो कौन है, स्कैंडियम। आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है, स्कैंडियम होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 15 क्या बोलता है कि आइडोइथेन है, आइडोइथेन, और इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, अल्कोहलिक KCN के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये क्या है, हेलो ये तुम्हारा क्या है, हेलोजन ग्रुप है, तो हेलोजन ग्रुप पे माइनस, कार्बन पे हो जाएगा प्लस, हो गया। अब CN के पास तो माइनस होता है और K के पास क्या होता है, प्लस, तो प्लस लेके निकल जाएगा माइनस को, और CN किसके पास घुस जाएगा, माइनस के पास। तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 और यहाँ पे CN आकर माइनस यहाँ घुस जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये बनेगा, CH3 CH2 CN, है ना, ये ऑप्शन बी आप देख लीजिए, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पेयर्स इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP इन 3 डायमेंशन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब देख लीजिए, आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग पूछे या फिर HCP पूछे, दोनों में ही जो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज का बात कर रहा है, मतलब वो पैकिंग एफिशिएंसी का बात कर रहा है, वो कितना होता है, 76%, सॉरी 76 नहीं होता है, 74 होता है, 74, ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें सिंपल यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो होता है 52.4%। बॉडी सेंटर BCC में जो होता है वो होता है 68%। आप ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब भी पूछा जा सकता है। अभी आपको कौन का पूछा है, CCP पूछा है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर SCP पूछे आपसे, या फिर FCC पूछे, है ना, FCC भी आपको पूछ सकता है। फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में भी कितना होता है, 74%। ये तीनों में ही 74% होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। और बाकी ये सब सिंपल में होता है 52 और BCC में होता है आपका 68। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन। ये जो स्टेटमेंट दिया है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का है आपका सेकंड चैप्टर, वो किसके बराबर होगा बोलता है, रिलेटिव लोअरिंग वो होगा आपका मोल फ्रैक्शन का। ये जो दिया है वो कौन दिया है, राउल्स दिया है, राउल्स दिया है नॉन वोलेटाइल के लिए। राउल्स का 2 नियम है, एक वोलेटाइल के लिए और एक नॉन वोलेटाइल के लिए। आप दोनों ही पढ़ लीजिएगा, हो सकता है उसमें से भी कुछ सवाल आ जाए, ठीक है। इसके बाद का सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा न्यूमेरिकल से। क्या बोलता है, EMF निकालना है आपको, और आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ठीक है। EMF निकालना है, इलेक्ट्रोड EMF निकालना है आपको, उसमें से निकल और कॉपर का मतलब सेल है, निकल और कॉपर का आपका सेल बनाया हुआ है, जिसमें से आपको क्या निकालना है, EMF निकालना। तो आपको बता दें EMF का जो फॉर्मूला होता है, EMF यहाँ लिख दे रहे हैं, EMF का जो फॉर्मूला होता है, EMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। आप इसको E नॉट राइट ना बोल करके E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे E नॉट राइट ये वाला है ना, E नॉट राइट कितना दिया हुआ देखिए, तो 0.34 वोल्ट। E नॉट राइट आपका नीचे वाला है वो कितना दिया हुआ, 0.34 वोल्ट, माइनस E नॉट लेफ्ट कितना है, E नॉट लेफ्ट ऊपर वाला माइनस 0.25 वोल्ट, ये कितना है, माइनस 0.25 वोल्ट। अब अगर माइनस खुल जाएगा तो प्लस, तो 0.34 और 0.25 को अगर प्लस किया जाए तो आपको आंसर कितना आएगा वो देख लेते हैं। 5 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 924 0.59 वोल्ट। कितना आएगा, 0.59 वोल्ट। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें EMF ऑफ सेल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो आप इस सब को आंसर में नहीं दीजिएगा कभी भी ऑप्शन में, है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल 19 क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। आपको बता दें अगर यहाँ पे ये नहीं लिखता एक्सेस सप्लाई नहीं लिखता, तो जो क्या बोलता है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक अयस्क है बोलता और आपको क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, अगर सिर्फ एक्सेस सप्लाई ना दे करके एयर बोलता बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, रोस्टिंग। लेकिन एक्सेस सप्लाई अगर देंगे हम एयर का, फिर उस और को हीट करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो देंगे अगर,
हीट करने के लिए, तो वो कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो होगा स्मेल्टिंग, वो होगा आपका ऑप्शन स्मेल्टिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20, प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को प्रोडक्ट मतलब बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, तो आपको बोल दें नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का तो फॉर्मूला होता है HNO3, क्या होता है HNO3। तो HNO3 को बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है ऑप्शन बी, ओसवार्ड प्रोसेस। आपको बता दें हेबर प्रोसेस में बनता है अमोनिया, NH3 को बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है NH3 को बनाया जाता है ना। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम किसको बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। ये भी आप याद रखोगे, आपको पूछ सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्या बोलता है, डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। आपको बता दें जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है Zm/A क्यूब इंटू Na, जहाँ पे Z क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। जैसे सिंपल में कितना होता है 1, BCC में कितना होता है 2, और बॉडी सेंटर में 2 होता है, FCC में 3। तो ये नंबर ऑफ एटम है किसी यूनिट सेल का। M क्या है, मास। A क्या है, A है एज लेंथ। A क्यूब मतलब ये समझ रहे हैं आप, आयतन निकल रहा होगा। और Na से क्या निकलता है, अवोगाड्रोज नंबर। आपको पता होना चाहिए अवोगाड्रोज नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। आप ये भी याद रखोगे। तो ये ऑप्शन कौन सा है, Zm A क्यूब इंटू Na। तो शायद ये आपका ऑप्शन हो गया सी नंबर। देखिए Zm A क्यूब इंटू Na, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग 21 नंबर भूल गए थे, इसको बना लेते हैं। क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu2+। कभी भी अगर आपको आयन्स का, आयन ये कैटायन है वैसे, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलता है तो सबसे पहले आप Cu का निकाल लोगे, उसके एटम का निकाल लेना है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, हम यहाँ बना दे रहे हैं। वैसे सबसे पहले आपको किसका निकालना होगा, कॉपर का। कॉपर का कितना होता है 29, तो निकाल लेते हैं। 29 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। ये अगर हम देखेंगे तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन कॉपर में ऐसा होता नहीं है। कभी भी अगर D में 9 आ जाए या फिर D में 4 आ जाए तो वो अपने S सब सेल से एक इलेक्ट्रॉन ले करके कंप्लीट करना चाहता है, या तो कंप्लीट या फिर हाफ। क्योंकि कंप्लीट या हाफ होने से वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। यहाँ अगर 10 देंगे तो यहाँ हमको 1 देना पड़ेगा। तो ये होता है एक्चुअल कन्फिग्रेशन किसका, कॉपर का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं दीजिएगा, 1 दीजिएगा, फिर 3d10। ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना किसका है, Cu2+। 2+ कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 2+ में कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 ठो। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा आपका S से, मतलब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। और 3d10, यहाँ से एक गया और यहाँ से एक, मतलब यहाँ बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा 9। आप अगर देखोगे तो यहाँ से गिनिए तो कितना हो गया, 2, ये 2 नहीं, यहाँ से 2 4, ये हो गया 6 10 10 और 2 हो गया 12, 12 और 6 18। 18 किसका होता है, परमाणु संख्या आर्गन का। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर के आर्गन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर अगर 2 निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 4s0, यहाँ पे 1 था, एक निकल गया, यहाँ पे 10 था और एक निकल गया, तो यहाँ बन जाएगा 9। तो ऐसा ऑप्शन देखिए तो AR 4s0 और 3d9 है क्या वहाँ पे, तो देख लीजिए AR 4s में 0, 4s0 और 3d में 9। मतलब जो ऑप्शन होगा ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कॉपर Cu2+ का आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। 4s में 0 और 3d में 9। चलिए अब 22 तो हो गया डेंसिटी। अब देख लेते हैं 23 नंबर। 23 क्या बोलता है, एन आयनिक कंपाउंड हैज़ ए यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ A आयंस एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड B आयंस एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक तो बना लेते हैं चित्र, ये देख लीजिएगा आप, ये बना दे रहे हैं ये। चलिए ये बन गया। अब क्या बोलता है, जो ये जो कंपाउंड बना हुआ है 2 चीज़ से बना हुआ है, A और B से, दो आयन से बना है, A और B से। ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे लिख दिया है ना, ए कहाँ पे, कॉर्नर पे। मतलब 8 कोना है तो 8 कोना में कौन रहेगा, 8 ठो A रहेगा। 8 कोना में 8 A है ना, 8 कोना में 8 A, इस टाइप से 8 कोना में 8 A है, 8 कोना में 8 A है। फिर क्या बोलता है, B कहाँ रहेगा, B आयन सेंटर ऑफ द फेसेस। अब आपको पता होना चाहिए अगर ये क्यूब है तो क्यूब का फेस कितना होता है, 6 ठो, 4 दीवार, एक ऊपर तरफ और एक नीचे तरफ, 4 फेस, 1 2 3 4, और एक ऊपर एक नीचे। अब 6 फेस के सेंटर में 6 रहेगा। तो आपको बता दें कॉर्नर में कौन है, A है, और 6 फेस में कौन है, 6 फेस में यहाँ 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 कौन होगा, ये सब में B होगा। तो देखिए 8 कोना में तो A है, तो 8 कोना में अगर 8A है, 8 कोना में 8A है, लेकिन 8 जो कोना में होता है उसको कितना भाग मिलता है, 1/8। तो काट देने पे हमको आएगा 1 ठो A। और B कहाँ पे है, फेस में, साइड में।
तो फेस सम में जो होता है, फेस में कितना बी है, 6 फेस तो 6 बी होगा, और 6 बी का कितना भाग, देखिए कॉर्नर में रहने से 1/8 भाग मिलता है, लेकिन फेस में रहने से उसको मिलता है 1/2 भाग, तो काटने जाएंगे तो आएगा 3, मतलब 3 बी और 1 ए, तो उसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा, AB3, 1 ए 3 बी, मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, आप क्या बोलता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। आपको पता होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी सेकंड सॉल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उसे बोलते हैं जो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ द पार्टिकल पे, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो नंबर ऑफ द पार्टिकल मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। कितना नंबर होगा, कितना नंबर पार्टिकल्स हैं उसमें, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे कितने नहीं हैं, तो पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। कौन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोलता है, ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल बी। सबसे पहले तो जान लीजिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर हम उसमें ग्लूकोज मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर पहले पानी 100 डिग्री में उबल रहा था तो ग्लूकोज मिलाने के बाद 100 में नहीं उबलेगा, थोड़ा ज़्यादा में उबलेगा, हो सकता है 110 में, 105 में, लेकिन ज़्यादा में, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोलता है, फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Ag प्लस एक्वस प्लस, ये हाफ सेल रिएक्शन है जिसमें दे दिया, देखिए Ag मतलब सिल्वर का है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, 1 इलेक्ट्रॉन लेने पे 1 प्लस है इसमें, Ag प्लस मतलब ये क्या हो गया, आयन है, कैटायन है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बन गया Ag सॉलिड। सही है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, Ag में प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा Ag सॉलिड। अब आपको निकालने क्या बोला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन विल बी, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा इसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई का जो फॉर्मूला होता है, ई का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम यहाँ बना दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई का यहाँ लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई का जो फॉर्मूला होता है, ई सेल, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस इनॉट सेल माइनस यहाँ पे होता है 0 पॉइंट, थोड़ी यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में घुस जा रहा है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो ई सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 भागा n लॉग कौन सा कंसंट्रेशन, सॉलिड का जो बना प्रोडक्ट का है ना, लॉग Ag सॉलिड का कंसंट्रेशन भागा जो पहले था वो क्या था, Ag प्लस था, Ag प्लस एक्वस का सॉल्यूशन, Ag प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन, ये होता फॉर्मूला। देख लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, जहाँ पे एन क्या है उसका चार्जेस, कितना चार्ज है, +1 है ना, चार्ज एन हो गया, चार्ज के बारे में बताएगा, लॉग Ag सॉलिड भागा Ag प्लस एक्वस सॉल्यूशन है ना, मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट बना और कौन वो पहले था उसका दोनों का कंसंट्रेशन को लॉग लेकर के करना होता है। तो चलिए देखिए ई नॉट सेल यहाँ दे दिया है, आप देख सकते हैं ई नॉट कितना दिया है 0.80, ठीक है, तो हम बिठा देते हैं यहाँ पे, ई नॉट सेल के जगह पे क्या बिठ जाएगा 0.80 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.591 भागा एन कितना है +1, मतलब एक ही होगा, एक ही आएगा, हो गया। अब लॉग Ag प्लस बता देते हैं, सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है यूनिट, तो यहाँ पे लॉग लगा देते हैं हम, लॉग हो गया। अब सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1, फिर बात करना है कि Ag प्लस एक्वस का कितना है कंसंट्रेशन, देख लीजिए यहाँ पे दे दिया है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, 0.1 को 1/10। अब अगर इसको करने जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा मेरा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 0.80, ये देखिए 0.80 माइनस, अब एक को इससे भगा देंगे तो उतना ही आएगा, मतलब 0.0591 होता है ना, कितना होता है 0.0, यहाँ पे छूट गया है, आप ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे होता है 0.0, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 0.0591 है ना, 0.0591। तो ये देखिए ये जो बच गया 0.80 माइनस, ये होगा माइनस, एक को इससे भगा देंगे तो वही आएगा, मतलब 0.0591, और यहाँ पे क्या बच गया 10, अगर ऊपर चल जाएगा तो बच जाएगा log 10, यहाँ पे बच जाएगा log 10। अब log 10 का मान कितना आता है 1, अब log 10 का मान होगा 1, मतलब क्या बनेगा 0.80 माइनस,
इसको log 10 का मान 1, तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा 0.0591। अब इसको इससे क्या करना है, माइनस करना है ना, इसको इससे क्या कर देना माइनस, तो माइनस करने पे इसका आंसर कितना आएगा आप देख लीजिए। थोड़ा सा रुकिएगा, चलिए थोड़ा सा रुकिए, ठीक चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम 0.80 को 0.0591 से माइनस करते हैं तो कितना आता, थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, किसको किससे माइनस करना है, 0.80 को माइनस करना है 0.0591, तो यहाँ पे 0 0 दे देते हैं हम। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा ये 0, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे हो जाएगा 7.0, 7509 लगभग ये वाला 0.741 है ना, 0.741, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बोलता है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 Al। तो आपको यहाँ देख लीजिएगा आप कि एल्यूमिनियम 3+ है, यहाँ नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं साइड में। आपको क्या दिया हुआ है देख लीजिए, आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम का दिया हुआ है 3+। अब इसको रिड्यूस करना, तो रिड्यूस करने के लिए और रिड्यूस करके क्या बनाना है, एल्यूमिनियम बनाना है, सिर्फ एल्यूमिनियम। तो ये प्लस है तो प्लस को हटाना पड़ेगा तब ना, तो +3+ के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना होगा हमको, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 3 + 3 माइनस से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम बनेगा। और कितना मोल का एल्यूमिनियम बनाना है हमको, 1 मोल का, 1 मोल का आपको क्या बनाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो एक मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए हम कितना दिए उसको इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसको, ध्यान से देखिए, उसको दिए हैं हम 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, मतलब चार्ज कितना लगेगा, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन में होता ही है। तो यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगा क्या करने के लिए, 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 फेराड, और 1 फेराड कितना के बराबर होता है, 96, हम बता दें आपको, यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा कि जो 1 फेराड होता है ये कितने के बराबर होता है, 96500 कूलम, और 1 फेराड मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1F मतलब इतना कूलम चार्ज। तो यहाँ पे कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 मोल, तो 3 मोल को इससे गुना करना होगा। तो अगर हम 956 को इससे 3 से गुना कर देंगे, फिर से बोल रहे हैं, देख लीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, यहाँ पे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 फेराड, 1 फेराड मतलब 96500 कूलम। तो 3 मोल में कितना होगा, 3 से इंटू करना होगा, 3 से अगर इसको इंटू किया जाए तो कितना आएगा, 3 से 0 का 0, 0 का 0, फिर 0, फिर 3 5 जो 15, हाथ में 1, 3 6 18 और 1 19, हाथ में 1, 3 9 में 27, 27 और 1 28, 3 9 27 रहेगा, मतलब 289500, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन गिव द ब्राउन रिंग टेस्ट। तो आपको बता दें जो ब्राउन रिंग टेस्ट देता है वो होता है नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्या बोलता है, कैटलिस्ट यूज इन हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस कौन सा होता है, अमोनिया को बनाने वाला। तो अमोनिया किससे बनता है, NH2 और H2 से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो बता दें इसमें जो कैटलिस्ट लगता है वो होता है Fe, और Fe के साथ साथ और एक लगता है प्रोमोटर, वो होता है मोलिब्डेनम। ये Fe क्या है, ये कैटलिस्ट है, और MO क्या है, ये प्रोमोटर है। प्रोमोटर किसको प्रोमोट करता है, कैटलिस्ट को, और कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन का दर को बढ़ा देना, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, Fe। ठीक है, Fe कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम क्या है, प्रोमोटर। तो चलिए, आपको प्रोमोटर तो पूछा नहीं है, पूछ भी सकता है, इसलिए बता दे रहे हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कम तापमान पे ही कौन है जो उबल जाएगा। तो उबल कौन जाएगा, जिसके बीच में आकर्षण बल, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम होगा, मतलब जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, लो होगा। तो हम आपको कुछ देर पहले ही बता रहे थे ना कि ऊपर से नीचे, मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, जो हम आपको ऑर्डर बता रहे थे, पहले कौन सा दिए थे, NH3 दिए थे, NH3 सबसे स्टेबल, फिर दिए थे PH3, फिर दिए थे आर्सेनिक H3, फिर आता है आप मेरा बिस्मिथ, है ना, SbH3। ऊपर से नीचे आने पे स्टेबिलिटी, सबसे स्टेबल कौन होता है, ये वाला, फिर उससे ज़्यादा स्टेबल ये वाला, फिर इससे स्टेबल ये वाला, फिर सबसे कम ये वाला। सबसे कम स्टेबल ये है, मतलब ये जल्दी टूटेगा, और अगर जल्दी टूटेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी।
अब देख लीजिए ऑप्शन ये वाला क्या है, क्लोरीन Cl2 के साथ आपको किसको हीट करना है, इसको हीट करने पे सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, क्या बनेगा, प्रोडक्ट पूछा है। तो आपको बता दें यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, ये वाला नहीं होगा, बी आंसर जो ये जो है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझा दे रहे, देख लीजिए। क्लोरीन जो है, क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कितना के साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ। Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखिएगा थोड़ा सा, ये ऑप्शन हम बता रहे थे, है ना, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा ये समझाना, तो बता दे रहे हैं इसका ऑप्शन जो है जो ए सही है। क्यों सही है वो भी थोड़ा देख लीजिए। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये 1 डिग्री का हो गया, ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है ना, ये 1 डिग्री का है मेरा। और ये देखिए ये जो क्लोरीन है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ। ये कितना कार्बन के साथ है, देखो इधर एक ठो और इधर एक ठो, 2, मतलब ये 2 डिग्री का है। अब आप बताइए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब स्टेबल इन दोनों में से कौन होगा, 1 डिग्री की 2 डिग्री। तो आपको बता दें जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है वो होता है 3 डिग्री का पहले, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का। तो यहाँ पे स्टेबल 2 है ना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल वाला प्रोडक्ट ही बनता है, मतलब ये वाला। अगर ये नहीं, ये भी बनता है लेकिन ये माइनर होता है और ये मेजर होता है, तो ये होगा ऑप्शन इसका ए नंबर ऑप्शन, है ना। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 को। अब ये देखिए ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे ये एल्कीन है ना, साइक्लो एल्कीन है ये साइक्लो। तो यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन करना है, तो आपको पता है HI मतलब HX रहे, HX, X में कौन कौन होता है, Cl होता है, Br होता है मतलब हेलोजन ग्रुप, फिर आयोडीन होता है ना, ये सब होता है। तो यहाँ पे I दिया है मतलब HX। कभी भी HX का अगर रिएक्शन होता है किसके साथ, एल्कीन के साथ, तो वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ता है। तो बता दें यहाँ पे जो रूल लगेगा वो होगा मार्कोनिकॉफ रूल, जो हमको क्या बताता है, HI में होगा H प्लस और I माइनस। तो H प्लस क्या बोलेगा, H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है और I वहाँ जाएगा जहाँ पे H कम है। तो ये वाले को हम थोड़ा बना ले रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से ले, ये इस टाइप से है, डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसे है, देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से ऐसे। और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, इस जगह में है CH3 और यहाँ है HI। हमको बताना क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा मेरे को H प्लस और I माइनस, है ना, इस जगह में H प्लस और I माइनस। तो कभी भी इसका रिएक्शन करते हैं तो कौन सा नियम होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल आपको फॉलो करना होगा। मार्कोनिकॉफ रूल जो क्या बताता है, H वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन तभी होगा जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा, ये वाला पाई है और नीचे वाला सिग्मा है। तो पाई कमजोर होता है, ये टूट जाएगा, ये टूट गया तो एक हाथ यहाँ खुलेगा और एक हाथ यहाँ खुलेगा। अब देखना है ये जो है इस जगह में क्या रहता है, सब कार्बन, कार्बन के कितना हाथ होता है, 4 ठो, उसमें से 1 2 3 और एक हाथ है, मतलब उसमें क्या है, उसमें H है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन के पास 1 2 3 और 4, चारों हाथ खुला हुआ है, इसका मतलब इसके पास एक भी H नहीं है। तो H किस में ज़्यादा हो गया, इसमें, मतलब ये जो H है वो चल जाएगा यहाँ और I कहाँ घुसेगा, इस जगह में, इस जगह में तुम्हारा I आएगा, CH3 के पास आएगा I। तो देखिए वैसा ऑप्शन कौन सा है, तो लगता है ये ए नंबर। आप थोड़ा देख लीजिएगा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है I, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं और वो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोलता है, Br2 का रिएक्शन कराना है साइक्लो क्या है, हेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन के साथ, ठीक है। अब देख लीजिए Br2 का रिएक्शन कराने पे यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। वैसे यहाँ पे कैटलिस्ट दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ रहना चाहिए था, है ना। Br2 के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। सबसे पहले तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये टूट जाएगा। और ये टूटने के बाद सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, हम बना दे रहे हैं यहाँ इस टाइप से, यहाँ पे है, इसका रिएक्शन अगर करते हैं तो बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शन होगा। Br2 है ये, सॉरी Br2। तो ये बॉन्ड टूटने पे ये बॉन्ड किसके किसके बीच है, यहाँ और यहाँ। तो ये बॉन्ड अगर टूट गया तो एक हाथ यहाँ खुलेगा और एक हाथ यहाँ, और दो Br2 है तो मतलब एक Br इसके पास और एक Br इसके पास। तो ये ऐसा कौन सा है देख लीजिए, तो ऐसा है शायद आपका आंसर ए नंबर, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोलता है, ब्यूटेन टू ऑल कौन सा डिग्री का अल्कोहल होगा, है ना। तो ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है, 4। तो पहले हम 4 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया। अब 2 नंबर पे क्या होगा, 1 2 नंबर पे अल्कोहल होगा, बोलता है OH। हम H नहीं भर रहे हैं, आप भर लीजिएगा, है ना, OH। अब देखिए तो OH जिस कार्बन के साथ है वो कितना के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2, मतलब कितना डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट सवाल है ये, है ना, लास्ट सवाल। चलिए 35। क्या बोलता है ये,
ये आपका दिया हुआ है कि ये कौन सा है, ये फेनॉल है ना। और फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करना है, C2H5I के साथ। तो आपको पता होगा I में होता है माइनस, I में होता है माइनस, तो C में क्या होगा, प्लस। क्लियर। अब O में क्या होता है माइनस, तो H में क्या होगा, प्लस। अब प्लस लेके जाएगा H को, माइनस को सॉरी, प्लस लेके जाएगा माइनस को, और माइनस चल जाएगा प्लस के पास। यहाँ पे माइनस किसके पास है, O में माइनस है, और H में क्या है, H में है प्लस। H में क्या है, प्लस। ये देख लीजिएगा, H में है प्लस, O में है माइनस। ठीक है, O में माइनस है, H में प्लस है। यहाँ पे C में प्लस है, I में माइनस है, तो प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास। और I किसको लेकर निकल जाएगा, H को लेकर के। तो यहाँ से बाहर कौन हो जाएगा, HI, यहाँ से जाएगा H, यहाँ से I। तो कौन सा क्या चीज़ बनेगा, देख लीजिए, ये ऐसे बनेगा, यहाँ बना दे रहे हैं ना, ये है ना, तो ये इस टाइप से बनेगा, इस टाइप का है वो। तो यहाँ से O रहेगा, और O के पास कौन घुस जाएगा, O में माइनस है ना, तो प्लस कौन सा है, C2H5, तो यहाँ पे आ जाएगा C2H5, तो ये बनेगा। और ये क्या, बेंजीन, बेंजीन मतलब क्या, C6H5, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या लिखाएगा, C6H5, ये O, उसके बाद C2H5, ये बनने वाला है। तो ऐसा कौन सा है, देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन बी, ऐसा ऑप्शन बी। तो चलिए, ये था केमिस्ट्री टर्म 1 के सेट 1 का मॉडल सेट। तो चलिए, ये बना पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल आप लोग को हम टर्म 2 का भी अपलोड कर देंगे, कल 2 बना करके सॉल्व करके। तो चलिए, आज इतना ही है ना।